जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पर्यावरण पारिस्थितिकी की श्रृंखला में आज हम लोग अध्ययन करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि, संधारणीय कृषि। देखिए, पूरी दुनिया में अगर खाद्य सुरक्षा के लिए में सबसे अधिक बड़ी भूमिका निभाता है तो कृषि है। पूरी दुनिया की 60% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन हो गया, उसके बाद छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो भी सब कृषि पर निर्भर करती है। यही स्थिति लगभग भारत में भी है। लगभग 60% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। उसे तो निर्भर तो हर कोई कृषि पर ही करता है। कैसे? अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? उद्योग कृषि से आता है। कम से कम भोजन के लिए तो सब लोग कृषि पर डिपेंड नहीं है। तो अगर हम देखें तो देश की एक बड़ी आबादी कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, भारत पहले से भी कृषि प्रधान देश रहा, चाहे तो वैदिक काल रहा हो, चाहे हमारी हड़प्पा सभ्यता रहा हो, तो मेन जो व्यवसाय रहा वो कृषि ही रहा है। आप कुछ समय पहले छोड़ देते, भारत ने क्या किया? भारत कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र होता है जिसमें उद्योग होता है, जिसमें कि कृषि से जो उत्पादित माल होता है, कच्चा माल होता है, उसका हम विनिर्माण कर करके अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, उसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं अर्थव्यवस्था में। जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। उसके बाद तीसरा क्षेत्र होता है सेवाओं का क्षेत्र होता है, जिसमें नौकरियाँ आती हैं, ये सिविल सर्विस आता है, छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी नौकरियाँ आती। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, भारत में कृषि एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है कृषि। ये अलग बात है कि उसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या होगी, ये अलग बात। तो आज हम लोग सतत कृषि की बात करेंगे। देखिए, कृषि बहुत ज़रूरी है। बिना कृषि के हम खाद्यान्न संरक्षण की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन हमको जिस तरीके से लगातार कृषि में बदलाव आ रहा है, कृषि को हम बस एक उत्पादन के माध्यम के रूप में, बस अधिक से अधिक उत्पादन करो उसका। हम जिस तरीके से कृषि में लगातार कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, हम जिस तरीके से कृषि में लगातार यंत्रीकरण कर रहे हैं, कृषि के लिए अधिक से अधिक हम जो उनके जो मूल DNA से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ? नई नई बीमारियां आ रही हैं। उसके बाद लोगों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ किसानों की लागत भी बढ़ रही है। तो इन सब एक तरह से ये कुछ समस्याएं हैं जो हमने खुद से ही पैदा कर ली है। इन समस्याओं के निराकरण में सतत कृषि का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमको पढ़ने की आवश्यकता है। ये तो हमने देख लिया कि कृषि क्या होता है, कि जैसे फसलों, सब्जियों का उगाना, पशुपालन आदि करना, ये सब कृषि के हिस्से आते हैं। 60% से अधिक लोग कृषि से संबंधित होते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। भारत में लगभग 60% लोग कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत निम्न मध्यम मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें सिर्फ सामान्य संचार के लिए विकासशील तौर पे संदर्भित किया जाता है। मतलब एक निम्न मध्यम आय वाले यहाँ की ज़्यादातर लोगों की या एक मध्यम, निम्न से और मध्यम के बीच की रहती है। तो निम्न मध्यम आय वाले देशों में हम इसको काउंट करते। ठीक है, हमने क्या किया कि अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार यंत्रीकरण किया है, रसायनों का लगातार उपयोग किया है। कृषि की मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हमने लगातार कृषि में दबाव डाला है, मिट्टी में दबाव डाला है, जिसके कारण हमारे जो खाद्यान्न की गुणवत्ता कम हुई और साथ में नई नई समस्याएँ भी पैदा हुई। इन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सतत कृषि करते हैं। सतत कृषि की मृदा जो होती है, इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं। UPSC इस बार 2023 में मेंस में प्रश्न आया था कि जो जीवाणु किस तरीके से हम सतत कृषि को लेकर एक प्रश्न आया था, इससे जुड़ा हुआ। तो अगर हम देखें तो मृदा में हजारों किस्म के जीवाणु होते हैं जो कृषि की मृदा को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। लेकिन अगर हम लगातार ऐसे ही कार्बनिक रसायनों का प्रयोग करते रहे, केमिकल का प्रयोग करते रहे, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते रहे, तो इससे ये कीड़े मर जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है या मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो नाइट्रोजन अगर आपने 4 किलो यूज किया,
पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस आपने 2 किलो यूज किया और पोटेशियम 1 किलो, मतलब 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए। लेकिन हकीकत में कितना है, नाइट्रोजन हम 8 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, फास्फोरस हम लगभग 4 किलोग्राम यूज कर रहे हैं, 3 किलोग्राम 831 है, 4 8 3 1, और पोटेशियम तो उतना ही है। तो हम ये कहना मतलब बताना ये चाहता हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से हम लगातार यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, एनपीके का उपयोग कर रहे हैं, ये हमारी मृदा की गुणवत्ता को कम कर रहा है। मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद फंगई हो गए, उसके बाद जो मृदा की इनके केचुआ भी हो गया, इनके सांप भी हो गया, जो मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता, सांप भी सहायता करता है। ये नहीं सोचना कि सांप केवल जहरीला होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने किस तरीके से मृदा का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। तो अब हम ये तो हमने समझ लिया कि हमें सतत कृषि करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमने पूरा बढ़िया से समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा कृषि के प्रकार के अध्ययन करें, फिर बाद में हम इस समस्याओं के अगर हम कृषि के प्रकार की बात करें तो एक होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से इस समय जो भारत में माना जा रहा है वो निर्वाह कृषि माना जा रहा है कि बस केवल आप कृषि के माध्यम से जीवन का संचालन कर पा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी आप अब मतलब अपने आप बस आप खुद का कहते हैं पेट पाल लें, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। निर्वाह कृषि होती है कि कृषि इस प्रकार की कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने वाले निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषियों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब बस इसमें अधिक से अधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है, तकनीक का इस्तेमाल कम होता है, पूंजी का इस्तेमाल कम होता है, और साथ में ये छोटे छोटे क्षेत्रों में की जाती है। मतलब भारत में 86% जो सीमांत माना जाता है, सीमांत एवं लघु किसान है, वो निर्वाह कृषि ही करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसका थोड़ा सा आता है गहन, ये कृषि के टाइप्स है। गहन निर्वाह कृषि में थोड़ा सा उनको तकनीक का इस्तेमाल हो गया, थोड़ा हमने पूंजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया, और साथ में हमने कुछ सुधार करने का प्रयास किया। तो निर्वाह कृषि से थोड़ा सा एक स्टेप बढ़कर गहन कृषि है। इसमें मुख्य रूप से चावल की खेती के लिए की जाती है। ईस्टर्न यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन वाले रीजन में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद हम आदिम निर्वाह कृषि की बात करें। एक होता है स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि में हम लोग झूम की खेती भी बोलते हैं। ईस्टर्न यूपी ईस्टर्न भारत, नॉर्थ ईस्ट भारत में होती है। इसमें क्या होता है स्थानांतरित कृषि में कि कुछ दिन तक किसी क्षेत्र में खेती करी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पहले जंगलों को साफ़ किया जाता है, जंगलों को साफ़ करने के बाद वहाँ कुछ दिन खेती की जाती है, फिर वहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह चला जाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि मृदा की गुणवत्ता भी कम होती है। तो स्थानांतरित की जिस झूम की कृषि भी कहते हैं, मतलब कुछ दिन यहाँ पे किया, यहाँ के बाद दूसरी जगह चले गए। ऐसे ही चलवासी कृषि होती है। चलवासी कृषि बिल्कुल इकट्ठे होती है कि मतलब ये थोड़ा सा अलग सहारा के और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में प्रचलित इस प्रकार की कृषि पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए मतलब क्या करते हैं, इसमें चलवासी पशुचारण कृषि में क्या होता है, अपने मतलब चारे और पानी के लिए क्या करते हैं किसान, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं। तो लगभग स्थानांतरित कृषि जैसा है, लेकिन स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि हम स्लैश एंड बर्न कृषि बोलते हैं, जिसमें कि पहले जंगल काट के साफ करेंगे, उसके बाद वहाँ खेती करेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। इसमें चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि अपने पशुओं को साथ लेकर के भी एक जगह से दूसरी जगह का प्रस्थान करते हैं। जम्मू कश्मीर आप गुज्जर बकरवाल वाली देखते होंगे कि वो ठंड के महीने में ऊपर नीचे चले जाते हैं, गर्मियों के महीने में पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जाता है। उसके बाद हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें। देखिए भारत यहाँ लगभग 200 साल तक रहा, ठीक है। 200 साल में अगर उन्होंने बहुत सारे, बेशक उन्होंने खूब भारत को लूटा, खूब लोगों को अकाल मृत्यु दी, लेकिन उन्होंने कुछ सुधार भी करने का प्रयास किया। जैसे कि उन्होंने कृषि में सुधार किया, तो सबसे ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। उस समय के लिए वो ठीक नहीं था, क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती नील की खेती कराना, ज़बरदस्ती उन फसलों की खेती कराना जो किसान नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका वाणिज्यीकरण हुआ। इसमें क्या होता है कि कृषि को जो उत्पादों को विक्रय किए करने की मतलब नकदी फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। ये भी एक तरह के कृषि का प्रकार ही है, जिसमें तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, पूंजी करते हैं, निवेश करते हैं। तो एक बार प्रश्न यूपीएससी में आया था कि ब्रिटिश शासन ने कृषि में सुधार किया, तो उसमें एक प्रश्न, उसमें ऑप्शन था कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो कृषि
का वाणिज्यीकरण तो ब्रिटिश ने शुरू कर दिया था। लेकिन अगर आज हम एग्रीकल्चर कृषि के अगर वाणिज्यीकरण कॉमर्शलाइजेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि कृषि में कुछ बड़े बड़े खासतौर पंजाब वाले रीजन में, जो यूपी में भी जो बड़े बड़े किसान हैं वो अधिक से अधिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूंजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण वो उत्पादकता और उत्पादन उनकी दोनों अच्छी हो रही है। तो ये भी एक प्रकार है। उसके बाद आता है मिश्रित कृषि। एक मिश्रित कृषि क्या होता है कि देखिए, एक होता है मिश्रित कृषि और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोनों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कई बार स्टेट पीसीएस में दे देता है, जल्दी जल्दी में आप मिश्रित अर्थव्यवस्था की जगह मिश्रित कृषि लगा के चले जाते हैं। तो देखिए, जब मिश्रित कृषि की बात करें तो जहाँ कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ साथ होता है। आज पूरे देश में लगभग मिश्रित कृषि होती है, ठीक है। अब जिसके बाद पशुपालन के लिए नहीं है तो कैसे, मतलब उतनी क्षमता नहीं है भाई, हमारे पास छोटे किसान हैं तो बहुत सारे लोग पशुपालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हकीकत में छोटे किसानों के लिए ही पशुपालन सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि वो खेती में तो 2-3 महीने 4 महीने ही लगता है काम में लेकिन उसको पशुपालन डेली करना रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो उसकी लगातार आय का एक माध्यम बना रहता है। तो मिश्रित कृषि और पशुपालन जब एक साथ किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही समझ लेते हैं। देखिए, जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक और निजी दोनों तरीके से हम आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बस अभी आप इतनी देर एक बार यूपीपीसीएस में आए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से समझते हैं कृषि एवं सार्वजनिक एवं निजी दोनों उद्योगों की उपस्थिति, बस इतना आया था। ठीक है, तो ये समझ लेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। उसके बाद रोपड़ कृषि होती है, जिसको कहते हैं कि इसमें रोपड़ कृषि में क्या होता है कि कुछ फसलें वाणिज्य जैसे कि चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, कपास हो गया, पेपर में दे सकता है कौन कौन सी रोपड़ कृषि के लिए है। तो उसमें रोपड़ कृषि में क्या होता है कि इसको अलग तरीके से ही लगाया जाता है। बस आप इतना याद रख लीजिए कि कौन कौन सी रोपड़ कृषि चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया और कपास, ये रोपड़ कृषि के हिस्से में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिंचित कृषि। ये सब कृषि के मैं आपको प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंचित कृषि क्या होता है कि हम एक तो होता है, देखिए, कृषि को मानसून का धुआं कहा जाता है कि भाई बारिश होगी तो कृषि होगी। लेकिन सिंचित कृषि में क्या हो जाता है कि मानसून पर निर्भरता थोड़ा कम हो जाती है। हम क्या करते हैं कि अपना अलग से सिंचाई के माध्यम विकसित कर लेते हैं, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे तो नलकूप हो, चाहे तो तालाब हो, चाहे तो दूसरे सिंचाई के और माध्यम से हम सिंचाई कर लेते, सिंचित कृषि होती है। एक होती है वर्षा निर्भर कृषि, जो वर्षा पर ही निर्भर करती है। देश की एक बड़ी आबादी कृषि है जो वर्षा पर निर्भर करती है, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर सही से बारिश नहीं हो तो सूखा पड़ जाता है। उसका शुष्क भूमि कृषि, एरिड लैंड एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर से कम वाले रीजन में, जैसा आपका पश्चिमी भारत वाला एरिया हो गया, मरुस्थली थार का मरुस्थल वाला एरिया हो गया, यहाँ पे क्या होता है शुष्क भूमि कृषि होती है। यहाँ पे उतना ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसके बाद भी हम थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर तो करते ही हैं। अगर हम भारत की बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हो जाती है, लेकिन कई सारे एरियाज है जहाँ पे बारिश नहीं होती, उन्हें शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। यहाँ पर जैसा रागी हो गया, बाजरा हो गया, भारत में तो 75% सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले एरिया को भी हम शुष्क भूमि घोषित कर देते हैं। यहाँ पर रागी, बाजरा, मूंग, चावल, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती हैं जो कम बारिश में ही उत्पादित हो जाती है। रागी में उतना ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। बाजरा उत्पादन होता ही वहीं क्षेत्र है जहाँ कम पानी की उपलब्धता होती है। मूंग हो गया, चना हो गया, मतलब जो मोटे अनाज की। अब आप यहीं पे थोड़ा देखिए, हमने 2023 को मक्का का वर्ष मनाया है, ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि लगातार पानी की कमी के कारण फसलों की गुणवत्ता में कमी हो रही है। तो क्यों ना हम ऐसी फसलों का उत्पादन करें जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो। मोटे अनाज, चाहे तो मक्का हो, चाहे तो रागी हो, चाहे तो चना हो, चाहे तो कोदो हो, चाहे तो ज्वार हो। तो कहीं ना कहीं हम अगर ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम कम बारिश में भी ज़्यादा फसल को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद
आर्द्र एग्रीकल्चर वाले एरिया में होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, किसी जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़ एवं मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में ये फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा हो सकती है। ये चावल, जूट, गन्ना आदि वाले एरिया में होते हैं। उसके बाद हम ये हमने कृषि के और थोड़ा सा प्रकार होता है, जैसे विशिष्ट खेती होती है। जैसे हम किसी स्पेशल एरिया जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में चले जाते हैं, जहाँ पर मतलब उसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो इसको हम एक कृषि पर सब टाइप के रूप में मानते हैं। तो जैसे विशिष्ट खेती होगी, मान लो जैसा अब असम वाले रीजन में हो गया तो हम चाय की खेती कह सकते हैं। ईस्टर्न यूपी बिहार वाले रीजन में हो गया तो आप वहाँ पे धान की खेती को विशिष्ट खेती कह सकते हैं। आप साउथ में चले जाएँ, मराठा वाले कुछ ऐसे एरियाज हैं दक्षिण भारत में जहाँ पे गन्ना की खेती विशिष्ट खेती होती है। उधर गुजरात में चले जाएँ तो आप मूँगफली की खेती को विशिष्ट खेती के रूप में रख सकते हैं। मतलब किसी विशिष्ट एरिया में उसकी ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं दूसरे एरियाज में होता, मतलब वहाँ पर वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं। हम मध्य प्रदेश में चले जाएँ तो सोयाबीन को विशिष्ट खेती के रूप में रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद बहुप्रकारी खेती, इस प्रकार की खेती से आमदनी से स्रोत कई फसलों पर निर्भर करता है और प्रत्येक फसल को कुल आमदनी का 50%। बहुप्रकारी खेती मतलब होते हैं कि कुल फसलों की आमदनी में लगभग 50% से कम प्राप्त होता है। उसके बाद रैंचिंग खेती की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भूमि में जुताई, बुआई, फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता। रैंचिंग कृषि इसमें बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। तो ये रैंचिंग खेती में आ गया। मतलब एक तरीके से बेसिकली आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं आदिम जनजाति वाली कृषि हो जाती है रैंचिंग खेती। बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए, कई बार आ जाता है कि कृषि में रैंचिंग खेती से आप क्या समझते हैं, रैंचिंग खेती दे देगा, उसकी डिफिनेशन दे देगा, तो फिर आपको बताना रहेगा। उसके बाद आद्र आधारित कृषि की बात करें जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। हमने ये सारी कृषि के प्रकार पढ़ लिया, कृषि क्या होती है, कृषि की निर्भरता पढ़ लिया, कृषि में टाइप्स पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके बाद हम कृषि के संरक्षण की बात करेंगे। मैंने कृषि की आपको समस्याएं भी काफ़ी हद तक बता दी है, तो मैं थोड़ा अब हम बात करते हैं क्रांतियों की बात करें तो यहाँ बीच में पढ़ लेते हैं फिर कृषि संरक्षण। तो सबसे पहले ये अक्सर पेपर में दे देता है कि हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा या मछली उत्पादन से, गोल्ड क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन या बागवानी उत्पादन से, दूसरा या ग्रे रिवोल्यूशन संबंधित है उर्वरक उपभोग वृत्ति से, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समझ। तो ये थोड़ा सा कई बार पेपर में दे दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से बड़ा कृषि खाद्यान्न उत्पादन भी कह सकते हैं। भारत में हरित क्रांति में आपको बताऊंगा हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, सारी चीज़ें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कभी, हो सकता है भूगोल में मैं आपको इसको पढ़ाऊँ। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन की बात है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन की बात है, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन हो गया, श्वेत क्रांति हो गया दुग्ध उत्पादन वाला हो गया, रजत क्रांति अंडा उत्पादन हो गया, सुनहरी स्वर्ण क्रांति हो गया फल या बागवानी उत्पादन हो गया, दूसरा क्रांति उर्वरक उपभोग में वृद्धि होगी, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधित समस्याएं। अब हम थोड़ा सा बात करें कृषि के संरक्षण के लिए। तो कृषि संरक्षण के लिए हमको अपने सिंचाई के पैटर्न में बदलना पड़ेगा, हमको अपने जुताई के पैटर्न में बदलना पड़ेगा, हमें उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का उपयोग अधिक से अधिक करना पड़ेगा। ये कृषि में अगर हम अच्छा सा सुधार लाना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्वक सुधार लाना चाहते हैं, तो हमें ये सारे परिवर्तन तो करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद हमें अपना मृदा प्रबंधन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें किसानों को इस बात की भी मतलब एक तरह से प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखते या अधिक से अधिक उत्पादन करते, फसलों को चक्रीकरण हमें करना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसीलिए देखिए सरकार मृदा हेल्थ कार्ड लेकर के इसका मतलब ये था कि हम किस तरीके से अपने भाई जिस तरीके से हम कृषि कर रहे हैं लगातार हम उसमें उर्वरक डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, मृदा की गुणवत्ता कम हो रही है। जब मृदा की गुणवत्ता कम होगी, अब देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, हर साल उर्वरक की हमें डिमांड ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए अक्सर पेपर में आएगा उर्वरक की कमी क्यों हो जा रही है? उर्वरक की कमी इसलिए हो जा रही है, एक तो हमारा उर्वरक में लेकर के बड़ा उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा है कि कुछ नेपाल में चोरी चली जाती है। नेपाल में क्योंकि उर्वरक बहुत महंगा मिलता है, यूरिया जो यहाँ 300 रुपये मिली है वो 4 गुना ज़्यादा है, तो एक तरह लीकेज है। दूसरी बात क्या हो रही है कि किसान लगातार उर्वरक पर डिपेंडेंसी बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमें हर साल उर्वरक की डिमांड पड़ रही है। कृषि के कितने पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उर्वरक की लगातार मांग बढ़ रही है, नंबर 1। लगातार
मृदा की उत्पादकता घट रही। नंबर 3, कृषकों की लागत लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कितना देखिए कितने सारे पॉइंट रिलेटेड हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कृषि में संरक्षण की बात करें। तो अगर हम संरक्षण की बात करें छोटे से लेकर चलें, हम सिंचाई से लेकर के चलते हैं। देखिए भारतीय कृषि खास तौर पर रिलेटेड है, मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है। अब मानसून का जुआ होने की वजह से कभी बारिश हो पाती है नहीं। आज भी 2023 में देख लीजिए क्या हो रहा है कि उतनी अच्छी बारिश हुई नहीं। पूरे देश में लगभग सूखे जैसे हालात ही माने जाएंगे। कुछ एरियाज में बाढ़ आए, उसकी रीजन्स अलग हैं, लेकिन हम देखें तो अब ऐसी स्थिति में हमें अपनी सिंचाई के पैटर्न को बदलना होगा कि जब देख रहे हैं बारिश कम हो रही है, जब बारिश कम होगी तो सिंपल सी बात है किसान को सींचने के लिए अधिक से तो हमें सबसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या होता है कि हम जैसे अभी क्या किया जाता है, किसान नहर लगा देते हैं। नहर से क्या होता है, वो पानी कुछ सिंचाई में जाता है, कुछ बेकार बह के चले जाता है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई में उतना ही ज़रूरत होती है उतना ही पानी इस्तेमाल किया जाता है जितना कि पौधों की ज़रूरत होती है, जिससे कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादकता हो जाए, ठीक है। तो संरक्षण किसी कार्बन कंजर्वेशन टीलेज में इसको हम आधुनिक तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये जल ऊर्जा और भूमि की उर्वरता को भी संरक्षण करते हैं। ये लागत में 20 से 30% तक की कमी कर देती है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद करता है, क्योंकि बिना जुते हुए खेत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की। अब देखिए जब हम इस तरीके की बात करेंगे कम सिंचाई में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझते चल रहे हैं। इसमें दोष क्या हो जाता है कि संभव नहीं किसान इतने ज़्यादा कि खर्च कर सके, भाई इसमें थोड़ा खर्च भी लगेगा। फिर बाद में इसके लिए क्या होता है, पूरे खेत के अंदर पाइप बिछा दिए जाते हैं। उसके बाद उसको संरक्षित करना बहुत चैलेंजिंग है। तो कहीं ना कहीं भारत में किसानों के लिए थोड़ा एक मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। इजराइल ने तो पूरी लगभग कृषि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से कर ली, जिससे पानी की कम में भी उनका अच्छा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। उसका नॉन टिल फार्मिंग, इसका मतलब ये होता है कि हम सुधार की बात कर रहे हैं, पहले हम सिंचाई की सुधार कर लें, उसके बाद जुताई कम। अभी हम क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक जुताई कर रहे हैं। जुताई करने की वजह से क्या होता है, बेशक उर्वरक क्षमता खेत की बढ़ती है, लेकिन साथ में बहुत सारे जीव मर जाते हैं, जिसके कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। तो हम क्या करते हैं, बिना जुताई वाली कृषि को बढ़ाया दिया जाए। इससे क्या होगा, समय एवं धन की बचत होगी। जुताई न करने के कारण भूमि का अपरदन बहुत कम होता है। इससे भूमि में नमी बनी रहेगी, भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता को भी क्षति नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है। प्रोज मैंने पढ़ लिया, कॉन्स में क्या नुकसान में खरपतवार होने के कारण की रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय करना पड़ेगा। नाइट्रोजन की उच्च मात्रा को कार्बनिक पदार्थों की खनिजीकरण हेतु मिलाने की आवश्यकता। मतलब देखिए हम बहुत आसानी से कह दे रहे हैं ये कृषि कर लो, वो कृषि कर लो, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर आप फील्ड पे जाके देखें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें इस दिशा में प्रयास तो करना ही पड़ेगा। एक सिविल सर्वेंट के रूप में हमें ये चीज़ें समझनी होगी। उसका सबसे ज़्यादा चर्चा में ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफिनेशन बता दो जिसमें लिखी हुई है। एक कृषि की वो विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों, संश्लेषित कीटनाशकों का प्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होता है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी घास, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हरी फसलों होती हैं, जो घास होते हैं, जो उसमें कीटनाशक, हम बस जैविक खेती में आप ये देखें कीटनाशकों का प्रयोग ना करते हुए हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हरी घास हो गया या खरपतवार हो गया, उनका ही इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, हम गोबर का उपयोग करते हैं खाद के रूप में। हम अधिक से अधिक ये कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक तरीके से कृषि की जाती है और नेचुरल तरीके से कम हो गई। अब देखिए, अब कहने में तो बहुत आसान सा लगता है, लेकिन जैविक खेती जैसा सिक्किम है, तो सिक्किम को हमने पूरी तरह जैविक एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब सिक्किम छोटा सा राज्य है, वहाँ भी जनसंख्या भी कम है, तो वहाँ अगर आपने कर दिया तो एक तरीके से सफल हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे भारत की बात करो जहाँ 142-83 करोड़ लोग रहते हैं, अभी के लिए अगर हम जैविक कृषि पर निर्भर करते तो उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होगा कि भुखमरी की समस्या बन सकती है। तो हमें दोनों को बैलेंस बनाते हुए इसमें करना है। लेकिन ये कृषि का एक अच्छा सुधार है, जैविक कृषि। कई राज्य हरियाणा में भी इसकी कृषि हो रही है। उसके बाद जो हमने बात कर ली कि
लाभ की अगर बात करें जैविक खेती की, तो भूमि की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आएगी, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। मृदा की दृष्टि देखें तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होगा, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, भूमि से जल के वाष्पीकरण कम होगा। तो कहीं ना कहीं जैविक खेती कितना लाभदायक है ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये पेपर में आ सकता है, अगर मेंस में आ जाए तो आप लिख सकते हैं जैविक खेती को लेकर के मेंस में प्रश्न आ सकता है, तो आप उसको कृषकों की दृष्टि से लिख देंगे। उसके बाद फिर लिख देंगे कि भूमि की उपचार क्षमता कृषि की दृष्टि से, ऐसे लिख देंगे तो टीचर को पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको अच्छा नंबर भी दे देगा। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी होगी, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये वीडियो देखिए बड़ा बनेगा, लेकिन मैं इसको एक वीडियो में पूरा लगभग ख़त्म कर देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप देख लें तो फिर आपको दोबारा, क्योंकि पूरा जुड़ा हुआ है, तोड़ दूंगा अगर बीच में आते तो फिर ये पूरा टूट ही जाएगा। उसके अंदर मृदा की जैसे जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, भूमि के जल की वाष्पीकरण कम होगा। उसके बाद पर्यावरण के दृष्टिकोण से आप देखें तो भूमि जल स्तर में वृद्धि होती है, मृदा खाद भूमि के जल के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी होती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने से होने वाली बीमारियों में कमी होती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी और मांग में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता की स्वीकृति बढ़ती है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जैविक खेती कितना लाभदायक है, लेकिन इसका व्यवहारिक कितना है ये तो हम बता ही चुके आपको। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी बहुत ज़्यादा की जाती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है जिसमें बिना पर्यावरण को क्षति पहुँचाए कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना और साथ साथ में रोजगार के अवसर को सृजित करना, ये है। इसमें क्या है कि हम ना मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, ना वो जल को नुकसान पहुंचाएंगे, ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से दीर्घ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संपोषणी खेती एक प्रकार की ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें भूमि की उत्पादकता का विनाश किए बिना या पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाए बिना वर्तमान काल की जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न एवं लाभ प्रदान करना। दीर्घ उपयोगी कृषि प्रणाली भी है जो कम से कम विषैली है, जो ऊर्जा को उचित संचालन करती हैं और इसके बावजूद निर्यात का लाभ के स्तर को बनाए रखती हैं। तो ये है संपोषणी कृषि की बात करें। उसके बाद आ जाते हैं मिश्रित फसल। क्या मिश्रित फसल क्या होता है कि हमने बताया आपको पहले बताया कि 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना, मिश्रित फसल, ठीक है। हाँ, वो मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों में याद रखें। मिश्रित फसल 2 या 2 से अधिक हम फसल को उत्पादन करते हैं। इसमें क्या होता है कि फलीदार पौधों जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के हम 1-2 ऐसे फसलों को इस्तेमाल करते हैं जो मृदा के संरक्षण को बनाए रखने में सहायता करता है। तो जैसे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को होने वाले व्यय को भी इससे बचत होती है। हम क्या करते हैं कि मृदा के नाइट्रोजन को बनाए रखने, जितना पहले हमने धान की खेती की, फिर हम अरहर की खेती करते हैं, तो इस तरीके से मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखना। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग होता है जिसके समय एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक फसल, अधिक किस्म की पौधों को उगाना हो गया। उसके बाद पॉलीकल्चर होता है, इसमें क्या होता है बहुत सारी फसलों को एक साथ उगाना, पॉलीकल्चर। उसके बाद क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों का चक्रीकरण। इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसी फसलों का उपयोग करते हैं जो कि मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखता है। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन के स्तर को मृदा में बढ़ा देता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में क्षमता में बढ़ जाती है। कि मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाए रखना मतलब एक ऐसी फसलों को उपजाया जाता है जिसके कारण कि मृदा की गुणवत्ता बनी रहे, मृदा की जो चीज़ें होते हैं जो मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में, कि बीमारियों पर नियंत्रण हो सके, भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि हो सके, मृदा अपरदन में कमी होती है। प्राय मृदा एक उच्च पैदावार वाली फसल कृषि की लागत पैदावार का भार इसलिए इसे नहीं उठा सकती। तो इस तरीके से हम फसलों का चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। कि अब देखिए जैसे हरा चना हमने बोया, उसके बाद हमने गेहूँ बो दिया, फिर हमने मूंग बो दिया, एक चक्र। उसके बाद मूंगफली बो दिया, मूंगफली के बाद गेहूँ बो दिया, गेहूँ के बाद मूंग बो दिया, अरहर के बाद गन्ना बो दिया। तो इससे मृदा की गुणवत्ता या मृदा का संरक्षण भी रहता है और साथ में क्या होता है कि हम लगातार गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, दूसरे वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा।